और नागरिक जीवन क्लास 7 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। आज चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में जहाँ से छोड़ दिया था उसके आगे से देखते हैं। क्या आप जानते हैं शतरंज के खेल की शुरुआत भारत से हुई? हिंदी अंक ये लिखे हैं, हिंदी में अंक 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है अरबी अंक। ठीक है, ये कैसे सिमिलर है देखिए। हिंदी अंक के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह अंतर्राष्ट्रीय अंक जो हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इसमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही लाभ उठाया गया। तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सुल्तनत कहा गया। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 से सन 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। यह है महमूद गजनवी और यह है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। सन 950 से 1250 के बीच भारत के प्रमुख राजवंश हरत, परबगुप्त, तोमर, चौहान, भट्टी, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, यदु, चौहान, कछवाहा, गढ़वाल, चंदेल, भौट्टर, कर्नाट, भौम, पाल, सेन, सोमवंशी, गंग,
कलचुरी, यादव, परमार, चालुक्य, शिलाहार, चालुक्य, काकतीय, चालुक्य, चोल, पांड्य, कदम। तो ये इस तरह से ये दिखाया गया कि भारत में, ये भारत का नक्शा है, कहाँ किस किस राज्य में किस कौन कौन से राजवंश थे। अब पढ़ते हैं आगे। अल-बरूनी की दृष्टि में भारत। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा, मध्य एशिया में हुआ। अल-बरूनी महमूद गजनबी का समकालीन था और वह भारत आया। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत के लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्र योग्य है, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173 से 74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उनकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1990 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसने राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान। जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमादिदेव भी था। परमादिदेव के आल्हा उदल नाम के लोग प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। बठिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। यह है पृथ्वीराज चौहान की फोटो। तराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, हरियाणा के करनाल जिले में के मैदान 1991 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1992 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने
94 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयान, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। सन 1192 का तराइन युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तुर्कों की जीत के कारण। इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। शब्दावली: तुर्क, मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली जाति। हिजरत: मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना। तो ये हमने पार्ट 1 पूरा पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें इसके जो भी अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा।